नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, और इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। तो अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है तो आप समझ लीजिए कि झूठ की जो मशीन है, अफवाहों की जो मशीन है, वो बहुत तेज़ी से चल रही है। और हरिशंकर परसाई ने अपने एक लेख में लिखा है कि कई तरह का आत्मविश्वास होता है। धन का आत्मविश्वास होता है, बल का आत्मविश्वास होता है, बुद्धि का आत्मविश्वास होता है, और सबसे बड़ा आत्मविश्वास नासमझी का होता है। तो नासमझी वाला जो आत्मविश्वास है वो आदमी को उसी को नुकसान पहुंचाता है जो इस तरह के आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता इसी में यकीन करते हैं, इसी सिद्धांत पर यकीन करते हैं। हालांकि उस पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। उनको मालूम नहीं है कि वो जो अपनी कुर्सी के पीछे शहीद भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो लगाते हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी विचारधारा क्या थी, उन्होंने क्या काम किया। मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में आम आदमी पार्टी को किसी को पता है। इसलिए लगाते हैं। शहीद आज़म कहा जाता है भगत सिंह को, तो उनको लगता है कि हमको भी उसी तरह से देखा जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इसलिए लगाते हैं कि उन्होंने भारत का संविधान बनाया। इससे ज़्यादा इनका इन दोनों नेताओं से इस पार्टी का वही रिश्ता है जो समाजवादी पार्टी का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से है, अखिलेश यादव का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से है। उनके बारे में भी अखिलेश यादव को कुछ पता होगा, इसका आप दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन पार्टी उनकी है, किसी का भी चित्र लगाएं, किसी का भी समर्थन करें, किसी के भी अनुयायी होने का दावा करें, फॉलोअर होने का दावा करें, कोई उनको रोक नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है कि एक पार्टी और उसका एक नेता जिसकी अब दो राज्यों में सरकार है, वो इतने दावे के साथ, इतने आत्मविश्वास के साथ कोई झूठ कैसे बोल सकता है। कोई ऐसा दावा जिसका कोई सिर पैर ना हो, कोई आधार ना हो, वो कैसे बोल सकता है। और आप देखिए कि जहाँ जहाँ चुनाव लड़ने जाते हैं अरविंद केजरीवाल यानी उनकी पार्टी, वहाँ वहाँ आपको इस तरह की बात सुनने को मिलेगी। वो गोवा में चुनाव लड़ने गए तो चुनाव अभियान की शुरुआत के साथ ही उन्होंने हमला बोला वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पर, और कहा कि बीजेपी तो बहुत नाराज़ है इनसे, बड़ा घपला है, बड़ा करप्शन है, और बीजेपी जो है को मालूम है कि अगर ये मुख्यमंत्री रहे तो पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी, तो उनको हटाने वाली है। आज हटा दिया जाएगा, कल हटा दिया जाएगा, बस हटने ही वाले हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं होना है, ये तय है। तो भविष्यवाणी करते हैं अपनी पार्टी के बारे में नहीं, अपनी पार्टी के प्रदर्शन के बारे में नहीं, दूसरी पार्टी के बारे में, उसके संगठन में क्या बदलाव होने वाला है, इसका दावा अरविंद केजरीवाल करते हैं, जो उस पार्टी के लोग नहीं करते। तो अब उस पार्टी में तो किसी ने मांग की नहीं कि प्रमोद सावंत को हटा दिया जाए, न पार्टी ने उस पर विचार किया। प्रमोद सावंत चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री थे और धूम धड़ाके से चुनाव जीते, उसके बाद भी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कभी इस पर अफसोस जाहिर नहीं किया कि उनकी सूचना गलत थी, उनका अंदाज़ा गलत था, उनका आकलन गलत था। इसके बारे में आपको कोई बयान कभी उनका सुनने को नहीं मिलेगा। अब आप देखिए, वहाँ से निकले इसी साल मार्च में उन्होंने दावा किया लक्षद्वीप के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं प्रफुल्ल पटेल, वो दिल्ली के एलजी बनने वाले हैं। आधार क्या था कि गुजरात के रहने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विश्वास पात्र हैं, एफिशिएंट है, डूअर हैं, काम जो दिया जाता है उसको करते हैं, एफिशिएंसी है, ईमानदारी है। लेकिन इन वजहों से नहीं कह रहे थे, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी में जो होता है हमको पता होता है, बीजेपी जो फैसले लेती है हमारी पहुंच बीजेपी के अंदर तक है। उनकी कुल पहुंच बीजेपी में सिर्फ मनीष सिसोदिया और राजनाथ सिंह के संबंधों पर आधारित है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और बीजेपी में आपको मालूम है कि शीर्ष स्तर पर जो फैसले होते हैं उसके बारे में बाकी लोगों को कितना पता होता है और कब पता होता है, ये भी मालूम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी ये आदत बना ली है, अपनी ये शैली बना दी है, कहीं अपनी ये अदा बना ली है। उनकी पार्टी के लोगों के हिसाब से उनकी ये अदा है।
और वो इस तरह से अपने विपक्षी को, अपने विरोधी को, प्रतिद्वंदी को जो है वो मनोवैज्ञानिक रूप से जो है वो दबाना चाहते हैं। वो उनको लगता है कि इसका प्रभाव पड़ेगा, पार्टी तुरंत डिफेंसिव हो जाएगी, बयान देगी। किसी ने, एक भी व्यक्ति ने बीजेपी से नहीं कहा कि ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला है। और बने कौन? विनय सक्सेना, जिनका कोई दूर दूर तक केजरीवाल को कोई अंदाज़ा भी नहीं रहा होगा। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने दिल्ली के। तो इससे लगा कि भाई एक बार नहीं, दो दो बार ऐसा हो चुका, अब अरविंद केजरीवाल जो है रुक जाएंगे, अब इस तरह की कोई घोषणा नहीं करेंगे। तो अगली बार उन्होंने चुना मनीष सिसोदिया को ये जिम्मेदारी दी। डिप्टी सीएम हैं, उनके साथी हैं, नंबर 2 हैं सरकार में, तो कि भाई हम ही झूठ बोलें, तुम भी कुछ बोलो। तो मनीष सिसोदिया ने शुरू किया कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बहुत नाराज़ है और उनको हटाया जाना है। उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा, चुनाव से पहले अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो यहाँ मनीष सिसोदिया को जिम्मेदारी मिली तो वो एक कदम आगे चले गए। उन्होंने ये इतना ही नहीं बताया कि हटा दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब जो बीजेपी की राजनीति जानता है, हिमाचल प्रदेश की राजनीति जानता है, जो जानता है कि बीजेपी में फैसले कैसे होते हैं, वो ये बात सुनते ही कुछ कहेगा क्या? वो हंसेगा कि ये कौन कौन नासमझ व्यक्ति है जो इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन आप आत्मविश्वास देखिए आम आदमी पार्टी के नेताओं का, जब वो बोलते हैं, जब इस तरह का दावा करते हैं, इस तरह की घोषणा करते हैं, तो ऐसा लगता है कि बस उन्होंने कहा है, ये फैसला तो हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी है। अब ये नया शिगुफा छोड़ा है गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने। पिछले कुछ दिनों से घूम घूम कर गुजरात जब भी जा रहे हैं, तब वो कहते हैं कि बीजेपी डरी हुई है आम आदमी पार्टी से। और आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, ये जान लीजिए मीडिया में अगर किसी एक नेता का सबसे बड़ा समर्थक वर्ग है और बड़ा कट्टर समर्थक वर्ग है, तो वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल है। वो कुछ भी छपवा सकते हैं और कुछ भी किसी के बारे में छपने से रुकवा सकते हैं। ये ताकत सिर्फ अरविंद केजरीवाल में, और ये सारी ताकत विज्ञापन से आती है। विज्ञापन देकर वो ये ताकत हासिल करते हैं और फिर विज्ञापन रोकने की धमकी देकर उस अपनी बात को मनवाते हैं। तो दिल्ली में तो उनका पूरा राज चलता है। दिल्ली में ऐसी कोई खबर नहीं छप सकती, किसी अखबार में, किसी चैनल पे नहीं चल सकती जिसको अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते हों। और मैं कह रहा हूँ, इसका अपवाद भी नहीं है कोई, कि कोई एक चैनल हो, कोई एक अखबार हो जो ये कहे कि नहीं अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते हैं, तब भी ये छपेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। वो आम आदमी पार्टी के विरोधी नेता का इंटरव्यू छपने से रोक सकते हैं, उसके बारे में खबर रुकवा सकते हैं, और अपने बारे में कुछ भी जो चाहें वो छपवा सकते हैं। सही है गलत है इससे कोई मतलब नहीं है। उनको डिफेंड करने वाले हर न्यूज़ रूम में आपको मिल जाएंगे। ये है ताकत अरविंद केजरीवाल की। एक छोटे सा, जो हम लोग बहुत कहते हैं ना कि कितना बड़ा स्टेट है, एक म्यूनिसिपैलिटी के बराबर का स्टेट है, तो ये होता है कैसे अधिनायक काम करता है, उसका उदाहरण है। ये ताकत देश का नेता होने, सबसे लोकप्रिय नेता होने, देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। ये ताकत जिनके बारे में आरोप लगता है कि बहुत अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, अमित शाह, उनमें भी नहीं है कि जो चाहें छपवा लें, जिस अखबार में चाहें छपवा लें, जिस जगह पर चाहें वहाँ छपवा लें, और चैनल पे जिस समय चाहें चलवा लें। तो अब उन्होंने नया शुरू किया है गुजरात में कि बीजेपी इतना डर गई है कि वो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। भूपेंद्र पटेल को हटाने जा रही है, क्योंकि वो उनके नेतृत्व में, वही फॉर्मूला वही है कि उनके नेतृत्व में पार्टी ने मान लिया है कि चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए जो है बदलकर अमित शाह को लाया जा रहा है। तो अब सवाल ये है, आपके मन में भी उठा होगा कि अमित शाह का ही नाम क्यों लिया? और नेता हैं बीजेपी में, गुजरात में और नेता हैं, उनका नाम ले सकते थे। अमित शाह, एक अगर आप क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हो या क्रिकेट में थोड़ी बहुत रुचि हो, तो आपको पता चलेगा कि क्रिकेटर, जो खास तौर से बैट्समैन, अगर आउट हो जाए सस्ते में, गलत खेल कर आउट हो जाए, तो उसका सबसे पहला तर्क होता है कि बॉल अनप्लेएबल थी, यानी इस बॉल को और कोई खेल नहीं सकता था, तो मैं नहीं खेल पाया तो कौन सी बड़ी बात हो गई।
तो उनका कहना है कि बीजेपी इतना डरी हुई है, बीजेपी गुजरात में इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसको अमित शाह को उतारना पड़ रहा है। और हमारे मुकाबले हम जब कैंपेन करने निकले हैं तो अमित शाह से नीचे और किससे क्या लड़ेंगे। गनीमत है उन्होंने ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद छोड़कर गुजरात के मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं। वो कह सकते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। और अगर हो सकता है लोकसभा का कार्यकाल 6-8 महीने बचा होता तो शायद कह भी देते कि उनको मालूम है कि लोकसभा हार रहे हैं, तो इसलिए जो है विधानसभा में कम से कम फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। कुछ भी बोल सकते हैं अरविंद केजरीवाल, इसमें तर्क मत खोजिए। कोई तार्किक बात करने की अपेक्षा अरविंद केजरीवाल से मत कीजिए। उनकी राजनीति की शुरुआत ही इसी तरह से हुई है। घर के बाहर नेताओं के जाकर नोटिस चस्पा करना कि ये भ्रष्ट हैं, इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, यहाँ से उन्होंने राजनीति शुरू की। उसका अगला कदम था कि उन सब लोगों से, उनमें से जिसने भी मुकदमा कर दिया, उन सब से लिखित माफ़ी मांगी। मतलब यहाँ तक कि बाकी को तो छोड़िए, मजीठिया से भी माफ़ी मांग चुके हैं। तो उनको माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। उनको आरोप लगाने में कोई संकोच नहीं होता, ये जानते हुए कि बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसी होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, फिर भी वो बोलेंगे और बोलते रहेंगे। आपको ये बात गुजरात के चुनाव के आखिरी दिन, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, बल्कि मतदान के दिन तक ये बात सुनाई देती रहेगी, ये बयान आता रहेगा कि बीजेपी डरी हुई है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बन रही थी। उत्तराखंड में बोल नहीं पाए मुख्यमंत्री को लेकर, इसलिए कि मुख्यमंत्री कुछ ही महीने पहले बने थे, तो उस समय तो बदला भी नहीं जा सकता था, वरना वहाँ भी बोलते। उत्तराखंड में मुंह के बल गिरे। गोवा में गए, 2 सीटें जीते, वो भी इंडिविजुअल्स जीते हैं, पार्टी का ऐसा कोई आधार नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ आपको मालूम है। पंजाब एकमात्र राज्य है जहां कामयाबी मिली है, और बड़ी कामयाबी मिली है आम आदमी पार्टी को, ये अलग बात है। उसका नुकसान ऐसा होगा कि देश को और पंजाब को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जिस तरह से वहाँ की सरकार चल रही है, उससे लगता है कि इसमें बहुत देर नहीं लगने वाली है। लेकिन बात अभी अरविंद केजरीवाल और गुजरात की हो रही है। तो हिमाचल से ये तीर तुक्का चलाकर निकले तो गुजरात में ये चलाया है। गुजरात में जो कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे अभी कुछ समय पहले, उसमें सूरत में उनके कॉरपोरेटर जीते थे। क्यों जीते थे? क्योंकि उस समय हार्दिक पटेल कांग्रेस से नाराज़ चल रहे थे। वो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे, कांग्रेस में उपेक्षा हो रही थी, नाराज़ चल रहे थे, इसलिए उन्होंने समर्थन किया आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का सूरत में। और सूरत में उनके 17 या 22 कुछ ऐसे कॉरपोरेटर जीत गए। उसको बहुत भारी जीत के रूप में पेश किया गया, और उसके आधार पर कहा जा रहा है कि बस डार्क हॉर्स है, आम आदमी पार्टी सरकार भी बन सकती है गुजरात में। तो देखिए, राजनीति में आशावाद बड़ी चीज़ होती है। जो आशावादी नहीं होगा वो राजनीति नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ हकीकत भी होती है, वास्तविकता भी होती है, ज़मीनी सच्चाई भी होती है। उसका भी तो ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे अरविंद केजरीवाल का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। और जिस तरह से उनकी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं, वो जो एकमात्र उनका जो यूएसपी थी, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, ईमानदार लोग हैं, वो तो ख़त्म हो चुकी है। वो उनकी यूएसपी ख़त्म हो चुकी है। तो अब उन्होंने नया रास्ता पकड़ा है राष्ट्रवाद का। मैंने पिछले वीडियो में कहा था, फिर कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल किसी योजना की घोषणा करें तो सोचिए कि ये क्यों किया गया है, इसमें कहाँ से पैसा बन सकता है, ये दृष्टि ज़रूर रहती है। उसके दूसरे मकसद भी होते हैं, लेकिन इसके बिना कोई घोषणा नहीं हो सकती है। तो आगे आने वाले दिनों में बताऊंगा। अभी तो जांच के आदेश हो गए हैं, जो क्लासरूम बनवाए उसमें क्या घोटाला हुआ है। एक्साइज पॉलिसी की जांच चल ही रही है। तो आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के भ्रष्टाचार के और मामले सामने आने वाले हैं। फिलहाल गुजरात चुनाव के बाद देखिएगा वो क्या बोलते हैं, अमित शाह को उसके बाद वो कहाँ भेजते हैं। तो इंतज़ार कीजिए, अब भी मैं भी करता हूँ। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।